नमस्कार दोस्तों। टैक्स लॉ एजुकेयर सोसाइटी की तरफ से मैं अरुण आहूजा, जनरल सेक्रेटरी, आपका स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ हमारी एसोसिएशन के प्रेसिडेंट डॉक्टर रवि गुप्ता जी हैं। और आज जैसा कि आपको पता है कि ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमन जी ने फाइनेंस बिल प्रोड्यूस किया पार्लियामेंट में। तो उसके बारे में कुछ फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन और कुछ उसके बारे में क्या चीज़ अच्छा हुआ, क्या चीज़ इसमें रह गया, कुछ मिसेज हैं, कुछ ठीक है, अच्छी चीज़ें भी हैं। तो स्टार्ट सर, आपके एक ओवरव्यू क्या है इस बजट के बारे में? अ, अरुण जी, पहली बात तो धन्यवाद, आपने मुझे यहाँ बुलाया और इनिशियल रिएक्शंस के लिए मुझे आमंत्रित करा। बजट, अगर मैं डायरेक्ट टैक्स को छोड़ दूं अभी, तो बजट काफी प्रगतिशील बजट है। टैक्स सिंप्लीफिकेशन के लिए इसमें काफी सारी योजनाएं जो है वो फाइनेंस मिनिस्टर ने दी हैं, और इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट इकोनॉमी पे बहुत अच्छा रहने वाला है। एक लॉन्ग टर्म बजट है, पॉपुलिस्ट बजट नहीं है, कोई लुभाने वाला बजट नहीं है। बट हाँ, इकोनॉमिक वेलफेयर के लिए, लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए ये एक अच्छा बजट साबित होगा। सर, कुछ एक अर्जेंट नीड जो थी, अनएम्प्लॉयमेंट, फार्मर्स डिस्ट्रेस, उसकी जो एक था, तो वहाँ कहीं लगता है ठीक है। लॉन्ग टर्म तो आपका, आपने जैसे कहा कि एक लॉन्ग टर्म फ्यूचर के लिए बनाया गया बजट है कि वी आर ग्रोइंग इकोनॉमी। पर क्या ये लगता नहीं है कि शॉर्ट टर्म जो डिस्ट्रेस थी चीज़ें, फार्मर्स का था, अनएम्प्लॉयमेंट का था, सैलरी क्लास, मिडिल क्लास, फिर इन्फ्लेशन की वजह से वो भी कुछ एक्सपेक्ट करता है, वो तो हर बजट में एक्सपेक्ट होती है। तो उसके बारे में। अरुण जी, ये जो प्रॉब्लम्स हैं अनएम्प्लॉयमेंट की, एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स की, ये आप अप्रिशिएट करेंगे, ये शॉर्ट टर्म क्योर इनका नहीं है। इनके लिए एक लॉन्ग टर्म एफर्ट चाहिए, एक योजनाएं चाहिए जिनका इफेक्ट हमें कुछ सालों में पता चलेगा। और उस कदम पर विकसित भारत की तरफ जो गवर्नमेंट ने अब जो मेजर्स लिए हैं, इनका सबका असर हमें दिखेगा, पर कुछ टाइम जरूर लगेगा। सर, अब हम अपने मेन एजेंडा पे आते हैं, हम्म। डायरेक्ट टैक्स। सर, टू बिगिन विद, मिडिल क्लास और सैलरी एम्प्लॉयज और इंडिविजुअल्स के लिए बजट में कुछ आपको दिख रहा है इस बजट? अरुण जी, पिछले साल गवर्नमेंट ने बहुत सारा इंसेंटिव दे दिया था मिडिल क्लास और सैलरी क्लास के लिए। जैसा हम सब लोग जानते हैं कि तकरीबन 12.75 लाख रुपीस तक की इनकम पर सैलरीड पर्सन को कोई टैक्स नहीं देना। ये एक बहुत बड़ा स्टेप था जो लास्ट ईयर गवर्नमेंट ने दिया था। इस साल हमें कुछ एक्सपेक्टेशन भी नहीं थी, और वैसा ही हुआ है। इस बजट में इंडिविजुअल्स के लिए, कॉरपोरेट्स के लिए किसी भी टैक्स रेट में कोई टिंकरिंग नहीं की गई है। टैक्स रेट्स अब हमारी कंट्री में बहुत रीजनेबल है। 12 लाख रुपए तक की छूट इंडिविजुअल्स के लिए एक बहुत बड़ी लिमिट है। तो अभी उसको एक्सपेक्ट करना कि इतनी जल्दी गवर्नमेंट और इसको बढ़ा देगी, ये अनरियलिस्टिक है। और इसलिए इस बजट में ऐसा कुछ भी हमें नहीं दिखा जिसमें कि सैलरीड या इंडिविजुअल्स को कोई बेनिफिट मिले। सर, एक हाउस प्रॉपर्टी और अदर सोर्सेज जैसे डिविडेंड इनकम का था और बायबैक का था, और एक डिविडेंड इनकम की इंटरेस्ट की डिडक्शंस अलाउबिलिटी थी, उसके हम्म। बारे में कुछ बताइए। ये अरुण जी, फिर छोटी छोटी अमेंडमेंट्स हैं जो इसको हम कह सकते हैं सिंप्लीफिकेशन की तरफ हम ले जा रहे हैं इनकम टैक्स एक्ट को। अगर हाउस प्रॉपर्टी की बात करें तो ये सिर्फ एक क्लैरिफिकेटरी अमेंडमेंट है। 1961 एक्ट में भी ये प्रोवाइडेड था कि सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट की डिडक्शन 2 लाख रुपए तक सीमित है। उस 2 लाख रुपए में करंट ईयर का इंटरेस्ट भी आता है और प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट भी उसमें शामिल होता है।
1925 एक्ट में गलती से सिर्फ करंट ईयर के इंटरेस्ट का रेफरेंस आया और प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का जो क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट जिसको हम कहते हैं वो रह गया। तो उसकी क्लैरिफिकेटरी अमेंडमेंट करी है कि 2 लाख रुपए की लिमिट की जो डिडक्शन है दैट विल बी रिस्ट्रिक्टेड फॉर करंट ईयर इंटरेस्ट प्लस द प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट। जहां तक डिविडेंड इनकम की बात है, वहां पर एक डिडक्शन मिलती थी अगर हमने कोई इंटरेस्ट पर पैसा लेकर शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करी है, तो इंटरेस्ट पेड वाज अलाउड एज अ डिडक्शन अप टू 20% ऑफ द इनकम। 20% ऑफ इनकम तक इंटरेस्ट की हम डिडक्शन क्लेम कर सकते थे। वो डिडक्शन इस साल में रिमूव कर दी गई, यानी कि डिविडेंड इनकम के अगेंस्ट अब कोई भी डिडक्शन एसएससी को नहीं मिलेगी। सेम इनकम फ्रॉम म्यूचुअल फंड के ऊपर होगा। हाँ, इनकम फ्रॉम डिविडेंड या म्यूचुअल फंड से उस वही ट्रीटमेंट सेम है। बायबैक ऑफ शेयर्स पे गवर्नमेंट की काफी पॉलिसी चेंजेस हम देख रहे हैं पिछले कुछ सालों में। पहले इसके ऊपर कंपनी को एक डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स की तरह टैक्स पे करना पड़ता था। फिर हमने इसको शिफ्ट करा, हमने इसको डिविडेंड की तरह ट्रीट करना शुरू करा इन द हैंड्स ऑफ द शेयर होल्डर। उसमें भी कुछ समस्याएं आने लगी। कुछ टैक्स रेट्स में काफी, जिसको हम कहते हैं ना, एक मिसयूज होने लगा, स्पेशली इन द केस ऑफ प्रोमोटर्स। क्योंकि प्रोमोटर्स को पूरी नॉलेज होती है कि किस वक्त बायबैक करना चाहिए, उनकी इनकम लेवल क्या है, कितना टैक्स उनको देना पड़ेगा। तो इसलिए इसका मिसयूज कर रहे थे काफी प्रोमोटर्स। तो हमने इसको इस साल में फिर चेंज करा और बायबैक ऑफ शेयर्स को कैपिटल गेन की तरह टैक्स करने लगेंगे। ठीक है। और प्रोमोटर्स के लिए एक स्पेसिफिक प्रोविजन डाला गया हम्म। कि प्रोमोटर्स का टैक्स नॉर्मल टैक्स से नहीं बल्कि एक मिनिमम टैक्स होगा, जो इन केस ऑफ कॉरपोरेट्स 22% होगा। यानी अगर एक प्रोमोटर कंपनी है, कॉर्पोरेट है। कॉरपोरेट है, तो टैक्स रेट लगेगा 22% का। और अगर वो नॉन कॉरपोरेट है तो टैक्स रेट लगेगा 30%। तो यानी नॉन प्रोमोटर्स के लिए कैपिटल गेन नॉर्मल टैक्स रेट पे 12.5% लग सकता है, बट प्रोमोटर्स के लिए एक हायर रेट ऑफ टैक्स प्रिस्क्राइब करा है इस बजट में। सर, एक टीसीएस के बारे में जो काफ़ी एक वेलकम डिसीजंस आए हैं, टीसीएस का रेट बहुत कम कर दिया फॉरेन ट्रैवल पर। एक शिफ्ट भी है कि टिल लास्ट ईयर गवर्नमेंट फॉरेन स्पेंडिंग को डिस्करेज कर रहे थे इन केस ऑफ ट्रैवल टू प्रमोट डोमेस्टिक ट्रैवल। और अब एकदम शिफ्ट हुआ कि 20% से 2% का टीसीएस हो गया। ठीक है, दिस इज वेलकम बिकॉज 20% बड़ा हैवी था। पर एक ये हर बजट में जो शिफ्टिंग हो रही है, इसके बारे में कैसे आप कहेंगे कि एकदम 20% से आप 2% ले आते हैं? ठीक है, कंप्लायंस के लिए तो आप चाहे 1% भी रख लेंगे, कंप्लायंस तो होगा ही फिर। देखिए, इसमें जो है ना, मेन पर्पस टीडीएस और टीसीएस का जो है वो एक इंफॉर्मेशन जनरेटिंग मैकेनिज्म है। गवर्नमेंट को सारी इंफॉर्मेशन चाहिए कि कौन से आदमी ने कितना पैसा फॉरेन ट्रैवल पे खर्च करा, कौन आदमी एजुकेशन के लिए बाहर गया, कितना पैसा खर्च हुआ। इसी तरीके से टीडीएस के प्रोविजंस भी, आपको डिविडेंड इनकम कितनी आई उस पर टीडीएस कट गया, आपका रेंटल इनकम कितनी आई उस पर टीडीएस कट गया, कितना इंटरेस्ट आया उस पर टीडीएस कट गया। ये सारी इंफॉर्मेशन हर एसएससी के बारे में गवर्नमेंट को मिल जाती है थ्रू द प्रोविजंस ऑफ टीडीएस एंड टीसीएस। टीसीएस जब इंट्रोड्यूस करा गया तो उसमें जैसे आप कह रहे हैं कि एक जो लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम है, उसके अंदर जो पैसा रेमिट करा जाता है उस पे टीसीएस शुरू में ज्यादा रखा गया। फिर टाइम टू टाइम गवर्नमेंट को लगा कि इससे जो है लोगों का कैश फ्लो जो है वो इफेक्ट होता है। अगर मेरा 5%, 10%, 20% पैसा टीसीएस के फॉर्म में रुक गया तो मुझे रिफंड क्लेम करना पड़ेगा मैंने फाइल में रिटर्न। ठीक। तो उससे जो है लोगों का कैश फ्लो इफेक्ट होता है। दूसरी चीज है हमारा
टीसीएस के आप रेट्स देखेंगे तो बहुत सारे रेट्स हो गए थे, 20%, 5%, 2%, 1%, अलग अलग प्रोडक्ट्स पे, अलग अलग सर्विसेज पे अलग अलग टीसीएस का रेट था। इस बजट में एफर्ट ये किया गया कि टैक्स रेट्स सिंप्लीफाई करे जाए। तो कुछ जगह पे जहां टीसीएस 1% था उसको बढ़ाकर 2% कर दिया, जहां 5% था उसको घटाकर 2% कर दिया। तो यूनिफॉर्म टैक्स रेट फॉर पर्पस ऑफ सिंप्लीफिकेशन, उसका एक अटेम्प्ट है, अंडरस्टूड। जिसमें कि मेडिकल एक्सपेंसेस, एजुकेशन एक्सपेंसेस, फॉरेन ट्रैवल वगैरह उस पर 2% टैक्स कर दिया। कुछ केसेस में जहां 1% था उसको भी बढ़ाकर 2% कर दिया। तो मोस्ट ऑफ द केसेस यू विल सी रेट्स ऑफ टीसीएस विल बी 2%। सर, एक इस बजट में बहुत हाईलाइट किया गया है कि पेनल्टी रैशनलाइजेशन, पर जहां तक बिटवीन द लाइन अगर पढ़ा जाए तो ये पेनल्टी रैशनलाइजेशन नहीं है, ये तो किया है कि रीजनेबल कॉज को हटाने के लिए फी रख देगी जो कि ऑटोमेटिक है। अगर मतलब रैशनलाइज, ये एक प्रकार से टैक्स हो गया डिले का। और आपको तो इसके ऊपर जैसे टैक्स ऑडिट का केस था, ट्रांसफर प्राइसिंग डिले का केस था, ट्रांसफर प्राइसिंग रिपोर्ट की डिले का। तो पेनल्टी के वर्ड को प्रमोट किया गया कि हमने रैशनलाइज कर दिया है कि पेनलाइज हम हटा रहे हैं, पर उसकी जगह पे फी लाया गया। तो इसके बारे में थोड़ा नहीं। देखिए अरुण जी, टैक्स कंप्लायंस के लिए गवर्नमेंट क्या क्या मेजर्स लेती है। गवर्नमेंट नॉन कंप्लायंस के ऊपर आप टैक्स टाइम पे नहीं जमा करेंगे, इंटरेस्ट लेती है, पेनल्टी लेती है, फीस लेती है, प्रोसिक्यूशन भी हो सकती है। अब पेनल्टी के जितने प्रोविजंस हैं, जो भी आपकी स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन है, अगर आप वो नहीं टाइमली फुलफिल करते तो उसके ऊपर पेनल्टी के प्रोविजंस अभी तक है। अब पेनल्टी के प्रोविजंस एक तो असेसमेंट प्रोसीजर से अलग होते हैं, तो उसका प्रोसीजर अलग चलता है। पेनल्टी का प्रोविजन अलग चलता है, असेसमेंट का प्रोसीजर अलग चलता है। असेसमेंट की अपील अलग से चलती है, पेनल्टी की अपील अलग से चलती है। तो ये सारा काम एक अच्छा सा बर्डनसम काम हो जाता है। गवर्नमेंट को लगा, चाहे टैक्स पेयर्स को अच्छा नहीं लगेगा, पर गवर्नमेंट को लगा कि अगर कोई आदमी डिफॉल्ट करता है तो बजाय उसके कि एक हम इतना डिस्प्यूटेड मेथड अडॉप्ट करें कि उसको पेनल्टी का नोटिस इशू करें, फिर पेनल्टी लगाए, फिर उसको रीजनेबल कॉज एस्टैब्लिश करें, फिर उसकी अपील चलती रहे, तो उन्होंने कहा इस पेनल्टी को हम फीस में बदल देते हैं। और जैसे आपको पता है, फीस इज नॉन चैलेंजेबल, नॉन अपीलेबल। तो उसकी जो फीस अब लगेगी, जैसे आपने जिक्र करा, अगर आपने ऑडिट कराना था और नहीं कराया या डिले हुआ जो, या डिले हुआ, तो उसकी पेनल्टी है अप टू 1,50,000 रुपीज की, डिपेंडिंग ऑन द क्वांटम ऑफ योर टर्नओवर, मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए की मतलब पेनल्टी। एक दिन भी अगर डिले हुआ तो 75,000 देने ही देने। हाँ, तो उसको भी अब हमने फीस में कर दिया, और पर उसका फीस का ग्रेडेड अकॉर्डिंग टू योर टाइम ऑफ डिले, वो उतनी आपको फीस देनी पड़ेगी। मतलब वो फाइल तभी होगी जब आप फीस जमा हाँ, करें। फीस तो फिर, और वो दिस इज जस्ट लाइक अ जस्ट टैक्स। लाइक। तो आप जब रिटर्न फाइल करेंगे, अगर उसमें डिले है तो ऑटोमेटिकली आपको टैक्स की तरफ फीस भी जमा करनी पड़ेगी। तो गवर्नमेंट के व्यू पॉइंट से ये एक सिंप्लीफाइड मेथड है। आपको ये भी पता होगा कि इस बारी एक और चीज करी गई है कि अब पेनल्टी की प्रोसीडिंग्स अलग नहीं चलेंगी। असेसमेंट ऑर्डर जब आएगा, जो भी पेनल्टी उसमें लगती है, अभी तक तो हम लिख देते हैं पेनल्टी प्रोसीडिंग्स आर इनिशिएटेड सेपरेटली, उसका नोटिस अलग से इशू होता है, पेनल्टी प्रोसीडिंग्स अलग चलती है। अब पेनल्टी भी साथ ही लगा दी जाए। बेनिफिशियल प्रोविजन ये दिया कि उसकी रिकवरी अभी नहीं होगी, ठीक उसके है। ऊपर इंटरेस्ट नहीं लगेगा टिल दी फर्स्ट अपील इज डिसाइडेड। ठीक। तो अब असेसमेंट के साथ ही पेनल्टी भी लगा दी जाएगी। सर, इस बजट में थोड़ा सा, क्योंकि मैं थोड़ा क्रिटिक्स की तरफ जा रहा हूँ, क्योंकि आप थोड़ा सा उससे फिर कि
काफी अमेंडमेंट्स आई हैं जो कि ओवर रूल कर रही हैं, और जो रिट्रोस्पेक्टिव के इफेक्ट से, पुरानी डेट से उन्होंने इफेक्ट कर दिया है, ओवर रूल कर रही हैं वेरियस हाई कोर्ट डिसीजंस, एंड वेयर दी पेंडिंग विद द सुप्रीम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। तो वहाँ जब एक जजमेंट है, और एक उसकी जजमेंट के बाद एक सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग है एसएससी और गवर्नमेंट के बीच में, उसको अमेंड करना विदाउट वेटिंग फॉर द डिसीजन ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, क्या हमें ये एक, पहले ये बंद हो गया था कुछ, पर ये फिर शुरू हुआ है कि एकदम और इस बार मेरा ख्याल 3 या 4 अमेंडमेंट्स हैं आपको, यू आर दी बेस्ट। तो इसके बारे में आप थोड़ा। देखिए, कई सारी कोर्ट के डिसीजंस को ओवर रूल गवर्नमेंट हमें कई सालों से करती रही है। हम्म, जहां पर भी गवर्नमेंट को लगता है कि इंटेंशन लेजिस्लेशन की डिफरेंट थी, हम्म, इंटरप्रिटेशन डिफरेंट ली गई है, तो उसमें अमेंडमेंट पहले भी होती रही हैं और रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट्स भी होती रही हैं। हालांकि टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन व्यू पॉइंट से ये एक अच्छा मेजर नहीं माना जाता, रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट्स नहीं होनी चाहिए, बिकॉज इट impacts the certainty of the tax liability। टैक्स पेयर के लिए एक पता नहीं रहता उसको कि आज लॉ क्या है और कल क्या बन जाएगा। अभी हाल फिलहाल में आपने देखा होगा 3-4 इश्यूज चल रहे थे जिसमें कि वेरियस हाई कोर्ट्स की भी डिफरेंट ओपिनियंस थी। जैसे कुछ जुरिस्डिक्शन को लेकर डिस्प्यूट चल रही थी। अब काफी सारी हाई कोर्ट्स ने एक व्यू लिया, कुछ हाई कोर्ट्स ने डिफरेंट व्यू लिया। मैटर अभी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। अब एक तो तरीका ये हो सकता है कि हम डिस्प्यूट्स को चलने दें, सुप्रीम कोर्ट फिर डिसीजन ले, तब तक अनसर्टेनिटी बनी रहेगी। और फिर भी अगर गवर्नमेंट को लगता है कि जो व्यू जुडिशियल अथॉरिटीज ने लिया है वो करेक्ट नहीं है, तो गवर्नमेंट के पास तो फिर भी पावर है उसको रेट्रोस्पेक्टिवली चेंज यस, करने की। यस। तो उस प्रोसीजर में जाने के बजाय गवर्नमेंट ने अभी ही उसमें एक अमेंडमेंट ले आए हैं, और वो अमेंडमेंट रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से है, टू क्लेरिफाई द इंटेंशन ऑफ द गवर्नमेंट। हालांकि मैं ये नहीं मानता कि ये ऐसे स्टेप्स जो है गवर्नमेंट को हमेशा लेने चाहिए, क्योंकि इससे मैंने बताया कि अनसर्टेनिटी और भी बढ़ती है। बट कई केसेस में ये एक जरूरी स्टेप हो जाता है। ठीक है सर, एक वेलकम डिसीजन था फॉरेन एसेट्स की डिक्लेरेशन ब्लैक मनी एक्ट का। तो उसमें एक डिस्क्लोजर का विंडो दिया है क्योंकि क्योंकि ये ब्लैक मनी एक्ट को भी प्रोसिक्यूशन भी था इसमें, तो एक एक डिसीजन। और ये बहुत केसेस में, ई सोप वगैरह के केसेस में, क्योंकि फॉरेन कंपनी जो इंडिया में काम कर रहे हैं, कुछ लोगों की डिस्क्लोजर पेंडिंग थे, तो उसके बारे में एक विंडो दी गई है, और उसमें कुछ टैक्स भी लेगी। तो उसके बारे में। देखिए, जो ब्लैक मनी एक्ट है उसमें रिक्वायरमेंट है कि इफ यू आर अ रेजिडेंट इन इंडिया एंड you have any foreign asset, maybe a bank account, maybe shares, maybe immovable property outside India, then you must declare that in your return। रिटर्न में एक शेड्यूल होता है जिसको शेड्यूल ऑफ फॉरेन एसेट्स कहते हैं, शेड्यूल एफ ए। उसमें आपको ये डिक्लेरेशन देनी जरूरी है। अब बहुत सारे केसेस में क्या होता है कि स्टूडेंट्स हैं, बाहर पढ़ने गए, एक अकाउंट खोला जिसमें उनके पेरेंट्स यहाँ से फीस सबमिट करते हैं, और वो फीस वहां पे जमा कर देते हैं, कुछ अपने खर्चे के लिए उनको पैसे मिलते हैं वो भी उसमें जमा कर देते हैं। अब जो वो वापस आते हैं तो उसमें एक नेग्लिजिबल अमाउंट पड़ा रह जाता है अकाउंट में, और वो अकाउंट बंद भी नहीं करते। मतलब कोई उनकी इंटेंशन ये नहीं है कि वो कोई फॉरेन एसेट्स को बाहर रखना चाहते हैं विदाउट डिस्क्लोजिंग इट। एक नेग्लिजेंस की वजह से या एक इंफॉर्मेशन ना होने की वजह से वो रह जाते हैं, और उसको वो अपने रिटर्न में डिक्लेयर करना भी
भूल जाते हैं। ऐसे ही जैसे आपने बताया कि कुछ एम्प्लॉयज हैं जो इंडिया में काम करते हैं, बट देयर पेरेंट कंपनी में बी अ फॉरेन कंपनी, तो उनको ESOPs देती है फॉरेन कंपनी। वो इंडिया में रेजिडेंट तो बन गए बिकॉज दे आर वर्किंग हियर, पर ESOPs को वो डिक्लेयर करने से रह जाते हैं। These are generally not intentional defaults, but maybe because of lack of awareness या नेग्लिजेंस की वजह से ये डिस्क्लोजर्स रह जाते हैं। अब ये सारी इंफॉर्मेशन आज की डेट में, जब ये हम कहते हैं कंट्री टू कंट्री इंफॉर्मेशन शेयर होती है, तो उसमें ये सारे अकाउंट्स भी आ जाते हैं, और फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इनको नोटिस इशू करता है, फिर पेनल्टी प्रोसीडिंग चलती है, प्रोसिक्यूशन भी चल सकता है। तो दिस बिकम्स ए सोर्स ऑफ हैरेसमेंट फॉर स्मॉल टैक्स पेयर्स जिनकी इंटेंशन नहीं थी, पर टेक्निकल डिफॉल्ट है। तो उनके बेनिफिट के लिए गवर्नमेंट ने ये एक स्कीम निकाली, जिसके अंडर एक सर्टेन लिमिट तक जिनके फॉरेन एसेट्स हैं जो डिस्क्लोज नहीं कर पाए, वो एक मिनिमम अमाउंट ऑफ पेनल्टी देकर दे कैन गेट फ्री ऑफ पेनल्टी एंड प्रोसिक्यूशन। तो ये एक बहुत बेनिफिशियल स्कीम रहेगी, एंड आई थिंक एवरी पर्सन शुड टेक बेनिफिट ऑफ इट, जिसका भी फॉरेन में कोई अकाउंट पड़े हैं या फॉरेन में एसेट्स है अदर देन इमूव प्रॉपर्टी, उनके लिए ये स्कीम एप्लीकेबल है और वो इसका बेनिफिट ले सकते तो जिस तरह एक्सचेंज ऑफ हैं। इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन हो रही है, उस तरह तो ये आना ही आना है। हाँ, अगर नहीं, आप अभी डिक्लेयर नहीं करेंगे तो ये साल में फ्यूचर 2 साल में कहीं पे भी आएगा ये। आएगी। सर, एक अपडेटेड रिटर्न्स के बारे में थोड़ा सा बताइए, क्योंकि अपडेटेड रिटर्न्स एंड रिवाइज्ड रिटर्न दोनों का। देखिए, अपडेटेड रिटर्न वाज आल्सो वेलकम स्टेप, यस। जो कि अगर आपका टाइम पीरियड निकल गया रिवाइज करने का भी, और कुछ इंफॉर्मेशन आपको बाद में मिलती है कि मेरी ये इनकम डिक्लेयर करने से रह गई, तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता था। तो इसलिए गवर्नमेंट ने निकाला था कि आप अपनी अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं, प्रोवाइडेड यू आर पेइंग सम एडिशनल अमाउंट ऑफ टैक्स। अपडेटेड का रिटर्न का बेनिफिट तभी मिल रहा था, आप रिफंड क्लेम करने के लिए नहीं कर सकते। तो अपडेटेड रिटर्न पहले 2 साल की अलाउ करी, फिर उसको 4 साल के भी हमने एक्सटेंड कर दिया। तो आप 4 साल तक की अपनी रिटर्न्स अपडेटेड कर सकते हैं। उसमें एडिशनल टैक्स देना पड़ता है आपको, पहले साल में 25%, दूसरे में 50%, फिर 60%, फिर 70%। तो ये 4 साल का एक विंडो गवर्नमेंट ने खोल दिया कि आप अपनी अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। एक अब इसमें लॉस वाला हाँ, हाँ। अपडेटेड रिटर्न जैसे मैं बता रहा था तभी फाइल कर सकते थे अगर आपकी कोई एडिशनल टैक्स लायबिलिटी बने। अब इसमें एक डिस्प्यूट रह गया कि अगर एक आदमी की रिटर्न थी लॉस की, और वो उसको अपडेट करना चाहता है बाय रिड्यूसिंग द लॉस, टैक्स नहीं पे कर रहा, उसने ओरिजिनल रिटर्न फाइल करी, लॉस क्लेम करा उसने 4 करोड़ रुपए का, फिर उसको लगा कि मेरे कुछ एक्सपेंसेस जो है वो अलाउबल नहीं है, या कुछ मेरी इनकम रह गई, उसके बाद भी 4 करोड़ का लॉस जो है वो 2.5 करोड़ पे रह गया, बट कोई टैक्स नहीं बना उसका। तो अकॉर्डिंग टू द अर्लियर प्रोविजंस वो अपडेटेड रिटर्न नहीं फाइल कर सकता बिकॉज देयर वाज नो एडिशनल टैक्स लायबिलिटी। अब हमने ये क्लैरिफाई कर दिया इस बजट में कि अगर आपका लॉस रिड्यूस हो रहा है तो भी आप अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। दूसरा एडवांटेज मिला इसमें कि अगर आपको रीओपनिंग का नोटिस मिल जाए, जैसे 148 में पहले आपको नोटिस मिलता था रीअसेसमेंट का, रीअसेसमेंट के नोटिस के बाद भी आपको लगता है कि आपकी कुछ इनकम स्किप कर गई थी, तो आप उसके लिए भी अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं बाय पेइंग एन एडिशनल अमाउंट ऑफ टैक्स। तो बेसिक पर्पस गवर्नमेंट का यही है कि वॉलंटरी कंप्लायंस जितनी हो सकती है वो हो जाए। तो जब भी आपको इनकम अपनी पता चले कि आपने नहीं डिस्क्लोज करी थी, तो यू कैन फाइल योर अपडेटेड रिटर्न बाय पेइंग द एडिशनल अमाउंट ऑफ टैक्स। रिटर्न अगर आपकी नहीं फाइल हो पाई टाइम से,
तो डिलेड रिटर्न कुड बी फाइल्ड लेटेस्ट बाय 31st ऑफ दिसंबर ऑफ दैट ईयर। तो 9 महीने के अंदर फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर आप बिलेटेड रिटर्न फाइल कर सकते थे। इस पीरियड को बढ़ा दिया गया 12 महीने का। तो बिलेटेड रिटर्न कैन बी फाइल्ड नाउ टिल 31st ऑफ मार्च। तो ये छोटे छोटे बेनिफिट्स एसएससी को और दिए गए। सर एक छोटा सा क्वेश्चन कि आज स्टॉक मार्केट के डाउन होने की, क्योंकि शॉर्ट टर्म डाउन तो शॉर्ट टर्म, क्योंकि बजट में तो ऐसा नहीं है कि इतनी मार्केट डाउन होती, तो उसका क्या रीजन रहा? अरुण जी, मैं स्टॉक मार्केट का एक्सपर्ट नहीं हूँ, परंतु मुझे जो अपेरेंटली लगता है कि गवर्नमेंट ने एसटीटी कुछ ट्रांजैक्शंस पे बढ़ा दिया। हम्म। फ्यूचर एंड ऑप्शंस के ऊपर जो रेट थे एसटीटी के वो बढ़ा दिए गए, और भी कुछ ट्रांजैक्शंस जो स्टॉक एक्सचेंज की हैं उसमें एसटीटी के रेट बढ़ाए गए हैं। तो एक यह कारण हो सकता है। बाकी जो टैक्स पेयर की एक्सपेक्टेशंस होती है कि टैक्स रेट कम हो जाएगा हर साल, वो हो जाए एक्सपेक्टेशन होती है, वो नहीं मिला। तो इसलिए इनिशियल रिएक्शन से स्टॉक मार्केट नीचे गई होगी। बट जब लोग उसको ध्यान से पढ़ेंगे बजट को और धीरे धीरे चीजें समझने लगेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि स्टॉक मार्केट को नीचे जाने की कोई आवश्यकता है। और जब ये चीजें सिंक इन करेंगी, तो आई थिंक द मार्केट्स विल कम बैक टू देयर ओरिजिनल लेवल्स। सर डायरेक्ट टैक्स के बारे में जो हम मिस कर गए हो, कोई और इशू? बाकी अमेंडमेंट्स कितनी नहीं, है? अमेंडमेंट्स तो बहुत सारी हैं, काफी सारी अमेंडमेंट्स हैं। प्रोसीजरल अमेंडमेंट्स काफी हैं, पेनल्टीज प्रोसिक्यूशंस की जैसे हमने बात करी, उसमें प्रोसिक्यूशंस के ऊपर भी काफी सारी अमेंडमेंट्स हैं। और फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स के ऊपर हैं। बाकी कई सारे जो 1925 का एक्ट आया था, नया एक्ट है, हम्म। उसमें भी कुछ जो है मिस्टेक्स गवर्नमेंट से रह गई थी। तो वो मिस्टेक्स भी इस बारी करेक्ट करी गई हैं। जो भी गवर्नमेंट के सामने आई वो मिस्टेक्स 1925 एक्ट में वो चेंज करी गई हैं। सर ये वाले बजट में जैसे 1961 का एक्ट रिपील हो जाएगा 1 अप्रैल 2026 से, क्योंकि नया एक्ट आ गया है, और ये अमेंडमेंट दोनों जगह हो रही हैं, हम्म। तो ये कब तक हम 61 को साथ लेके चलेंगे? देखिए, 61 एक्ट अभी तो हमारे को चलना पड़ेगा, जो कि अभी तो पुराने असेसमेंट्स भी हैं, पुरानी अपील्स भी हैं, पुरानी पेनल्टी प्रोसीजर्स भी चल रहे हैं। तो इसलिए अभी कुछ टाइम तक हमें 1961 एक्ट को भी साथ लेके ही चलना पड़ेगा। कुछ डेफिनेशंस जो 1961 एक्ट में प्रोवाइडेड थी वो 25 एक्ट में रह गई थी, और उसकी नई डेफिनेशन भी 25 एक्ट में नहीं डली। तो गवर्नमेंट ने कहा कि जो डेफिनेशन उसमें थी वो इसमें भी किसमें? एप्लीकेबल हो जाएगी। तो ऐसी प्रोसीजरल चेंजेस काफी सारी इस एक्ट में करी गई हैं, फाइनेंस एक्ट। दोस्तों, इस टॉक को खत्म करने से पहले दो छोटी सी अमेंडमेंट जिसके जीएसटी के ऊपर अमेंडमेंट्स आई हैं, दो मेजर अमेंडमेंट्स हैं। एक तो सीजीएसटी सेक्शन 15(3) है। उसमें ना सर, डिस्काउंट के लिए पहले ना लिंकेज करते थे हम, डिस्काउंट को बाद में देते थे, तो लिंकेज करना पड़ता था उसकी मेन उससे। तो अब वो लिंकेज की जरूरी नहीं है, सीधा क्रेडिट नोट इशू कर दिया जाएगा। और मेन सबसे बड़ी अमेंडमेंट जिसमें बहुत लिटिगेशन चल रही थी, वो है आईजीएसटी के 13 सबसेक्शन 8 में, जिसमें ना एक बी क्लॉज था जिसको हमने लोकेशन ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस इन द केस ऑफ इंटरमीडिएटरी, इंटरमीडिएटरी के केस में, इन द केस ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस, उसमें जो हमारा टैक्सेबल डिफाइंड रूल था। तो अब डिफाइंड रूल ये होता है कि ऑटोमेटिक रूल 13(2) का लगता है कि जहां पे प्लेस ऑफ सप्लाई वहां माना जाता है जहां सर्विस रिसीवर हो। तो यहाँ होता था कि सर्विस प्रोवाइडर, तो होता क्या था कि कुछ केसेस में एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस में भी जो इंटरमीडिएटरी होते थे उनकी टैक्सेबिलिटी इंडिया में हो जाती थी, जबकि वो फॉरेन एक्सचेंज भी विद स्पेसिफिक कंडीशन। तो उसको इन्होंने बिल्कुल क्लैरिटी कर दी, और उसमें बहुत लिटिगेशन थी जो इंटरमीडिएटरी सर्विस दे रहे थे। तो वहां पे क्या होता था, टैक्सेबिलिटी यहाँ पे हो जाती थी, प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया में हो जाती थी। तो उसको करने के लिए इन्होंने विद स्पेसिफिक कंडीशन ऑफ फॉरेन रेमिटेंस एंड एक्स्ट्रा, तो ये एक बहुत वेलकम स्टेप है, क्योंकि बहुत लिटिगेशन हो गया था
जो ई कॉमर्स सर्विसेज में भी दे रहे थे, कमीशन एजेंट्स थे, जो इंटरमीडिएटरी थे, तो सबके लिए एक वेलकम डिसीजन है। तो सर। अरुण जी देखिए, जो इस बारी अमेंडमेंट्स हुई हैं हम्म, खासकर इनकम टैक्स में, अभी तक मेरे ख्याल से इनकम टैक्स एक्ट 25 5% से ज्यादा प्रोफेशन ने पढ़ा भी नहीं हो। यस यस। तो अब जब अमेंडमेंट्स इतनी सारी आ गई, हम्म तो अब वो मजबूर होंगे पढ़ने के लिए। हम्म और इसको धीरे धीरे जैसे जैसे हम पढ़ना शुरू करेंगे, तो हमें इसकी तुलना 1961 एक्ट से करनी पड़ेगी। पुराने प्रोविजंस क्या थे, नए प्रोविजंस क्या आ गए। अभी तक तो हम उसको कंपेयर ही करते रहेंगे। पुराने सेक्शन जो है वो तो हमें याद थे, हम्म नए सेक्शंस अब उसके कॉरस्पॉन्डिंग याद करने पड़ेंगे। और अभी सेक्शंस नए आए भी नहीं है कि उसमें अमेंडमेंट्स भी आने शुरू हो गए। तो अभी फिर सब तो सेक्शंस के इसलिए रूल्स सब सेक्शंस वगैरह, अभी इसके रूल्स और आने हैं, फॉर्म्स और आने हैं। आपने बजट स्पीच में सुना होगा, फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है कि रूल्स भी सिंप्लीफाइड आएंगे, फॉर्म्स भी सिंप्लीफाइड आएंगे। अब वो गवर्नमेंट के हिसाब से कितने सिंप्लीफाइड हैं, एसएससी को कितने सिंप्लीफिकेशन लगती है, ये अभी सब चीजें जैसे जैसे हम पढ़ेंगे तो वैसे वैसे सामने आए। सर ऑनलाइन का जमाना है, और अब सीनियर सिटीजन कुछ मिलते हैं तो वो ये कहते हैं हम फिर डिपेंडेंट हो गए कि हम देखिए, टैक्स हमारी रिव्यू। हमारी हमारी जनरेशन के लोग हाँ। वो कंप्यूटर से भी है नहीं, हमें कंप्यूटर चलाने आते नहीं है। तो इसलिए जितनी कंप्यूटराइजेशन करेंगे, जितना एआई का करेंगे, वो आजकल के जो नए लोग आ रहे हैं वो सब करेंगे। और सीनियर सिटीजन्स को करने की जरूरत भी नहीं है, सीनियर सिटीजन्स के लिए वैसे ही इतना यस। सिंप्लीफिकेशन किया गया है। हम्म। और अगर कहीं प्रॉब्लम आएगी तो यंग ठीक है। जनरेशन उनको हेल्प करने के लिए यस बैठी यस है। यस। दोस्तों, 2 फरवरी मॉर्निंग 9:15 आप कनेक्ट कीजिएगा डॉक्टर गिरीश आहूजा जी, डिटेल डिस्कशन करेंगे ऑन डायरेक्ट टैक्सेस। सर हाँ आप अपनी। हाँ फ्रेंड्स, आज जो हमने बात करी ये तो एक बहुत प्रिलिमिनरी बात थी। अभी तो फाइनेंस एक्ट पूरा जो सामने आया है, फाइनेंस बिल, उसको पूरा पढ़ भी नहीं पाए हैं। तो एक बहुत प्रिलिमिनरी डिस्कशन हम कर पाए हैं। रात में डॉक्टर गिरीश आहूजा जी इसको पूरा एनालाइज कर लेंगे, और सुबह पहला लेक्चर उनका इसी सोसाइटी में होगा, और ऑनलाइन लेक्चर आपका होगा 9:15 बजे। तो डॉक्टर गिरीश आहूजा जी बहुत इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे सारी अमेंडमेंट्स का। तो all of you are invited to attend this lecture, which will commence at 9:15 tomorrow. The link has already been shared, और अरुण जी उसके बाकी डिटेल्स भी आपको दे देंगे, और आप लोग उसको सुबह 9:15 पे ज्वाइन कर सकते हैं। आपको youtube.com टैक्स लॉ एजुकेयर सोसाइटी पे लाइव भी रहेंगे हम यूट्यूब पे। ओके, गुड नाइट, थैंक यू। थैंक यू, थैंक थैंक यू। यू फ्रेंड्स। थैंक यू।